हेलो। अस्सलाम वालेकुम सर। हाँ, वालेकुम सलाम। क्या हाल है, खैरियत से सर? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा जी। ये कम बच्चे क्यों हैं आज? 6-7 आए हैं सर। बाकी कहाँ हैं? सर मैं मैसेज कर देती हूँ। वैसे ज़रूरत तो नहीं, टाइम टेबल के अकॉर्डिंग आ जाना चाहिए खुद ही। कर दो फिर भी। तो चलें, अटेंडेंस पे हम बाद में कर लेते हैं। तो टॉपिक स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है? अच्छा जी, बाकी जो हैं नज़र आ रहे हैं वो तो है ना, दानिया कुरैशी, अता, जी सर। हसीब, जी सर। सोनीला। जी सर। ठीक है। अच्छा चलें, ये बताएं कि मैंने कुछ वीडियोस भेजी थी, देखी है किसी ने लेक्चर से रिलेटेड? सर वो बाइसिंग की थी, हाँ लेकिन अच्छा। वो देखी नहीं है सर, क्योंकि वो रात में इतनी आई थी और अभी सुबह से हमारी क्लासेस थी। हाँ बिल्कुल। अच्छा ये बताओ, लास्ट क्लास में मैंने क्या कहा था कि मैं वीडियो भेजूंगा लेक्चर से रिलेटेड? जी सर, आपने कहा था। हाँ तो यार एक काम क्या करो ना, असल में मैं भूल गया था, तो मुझे रात में याद आया तो फिर मैंने भेजा। ज़ाहिर है वो टाइम तो मुझे पता था कि नहीं हो पाएगा आपको, तो मैं ना भेजा करूँगा हर लेक्चर की, तो मुझे याद ज़रूर दिला दिया करें। जैसे अब मैंने परसों कही थी ना, तो परसों शाम में या कल, कम से कम कल में ना किसी न किसी को या तो सीआर आप या फिर कोई भी जिसको याद हो ना, मैं नंबर तो मेरा सभी के पास है, या ग्रुप पर आप लोग मुझे ज़रूर एक मैसेज कर दिया करें। इतना तो थोड़ा सा कर लें काम कि सर वो आपने भेजी नहीं, भेज दें तो मैं भेज दूंगा, क्योंकि बहुत सारी वीडियोस होती हैं। मैंने पावर की सारी कल भेजी हैं, अब मैं भूल ही गया एडीसी की भी भेजनी थी। खैर, तो अभी अब मैंने अगर जैसे कल पहले भेज देता ना तो आप लोग आराम से देख लेते, तो आज हम डिस्कस करते हुए आगे निकल जाते हैं। क्योंकि इसमें मैंने अभी सेक्शन बी को भी यही बात बताई है कि हमारे पास टाइम बहुत शॉर्ट है और हमारा टॉपिक काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, तो हमें थोड़ा सा इसको इस तरह से करना पड़ेगा सेटिंग कि हम मेरे पास चूँकि वीडियोस हैं, और वो वीडियोस ऐसी नहीं है कि सिर्फ मैंने रिकॉर्ड किया, वो बाकायदा लेक्चर की वीडियोस हैं। यानी लास्ट टाइम मैंने जब पढ़ाया था तो वो ईडीसी का कोर्स की वीडियोस हैं। उसमें ये है कि प्रॉपर बच्चों को मैंने पढ़ाया हुआ है, और प्रॉपर उसमें जैसे बच्चे सवालात पूछते हैं वो भी उसमें है, तो आपको काफ़ी हद तक अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा। 70 to 80% समझ जाएंगे। 20% का जो रह जाएगा वो हम यहाँ कर लेंगे, सवालात ले लेंगे, तो हम कितनी जल्दी से हम आगे बढ़ जाएंगे। अच्छा पेपर, अब चूंकि आपको पता है हमने मॉसफेट अभी तक स्टार्ट नहीं किया, हमें मॉसफेट करना है, वो CLO3 है हमारा पूरा। सेकंड ये कि पेपर अब कब होंगे। अच्छा एक बात तो आप सबको शायद मालूम ही होगी कि पेपर आपके ऑनलाइन नहीं होंगे, फिजिकल पेपर होंगे। जैसे मिड वन हुआ, मिड टू हुआ, वैसे ही इंशाल्लाह ताला आपके फाइनल एग्जाम होंगे, ठीक है ना? अब होंगे कब, ये अभी डेट्स नहीं आई हैं। मे बी के जैन के स्टार्ट में हो, दिसंबर के बिल्कुल एंड में, या जैन के स्टार्ट में। मुझे नहीं पता, यानी प्रोबेबली शायद तो दिसंबर तक हमारी बस क्लासें, हमारे पास 1 महीना है यानी कि, तो हमें मॉसफेट सारा कवर करना है, क्योंकि ज़ाहिर फाइनल एग्जाम में आएगा, सारी चीज़ें आएंगी। अच्छा ये तो एक तरफ हो गई सोचने की कि भाई फाइनल एग्जाम की तैयारी करनी है तो हमें मॉसफेट पढ़ना है, लेकिन एक बात आप और भी जहन में रखें कि यार आप लोग इंजीनियर बनने जा रहे हो, ठीक है ना? आपने एडमिशन लिया है तो आप कोई भी स्ट्रीम लेते रहो, कंप्यूटर स्ट्रीम लो, इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम लो, पावर स्ट्रीम लो, ठीक है? कोई भी स्ट्रीम आप लेंगे या जनरल इलेक्ट्रिकल पढ़ें, ये कोर्स तो आपका कोर कोर्स है, बुनियाद है। तो मॉसफेट बहुत ही इंपॉर्टेंट मेंबर है इन तमाम फैमिलीज़ का। और इसमें अगर आप देखें तो टोटल डिवाइसेस ही 3 हैं। डायोड पढ़ा आपने, बीजीटी पढ़ा, मॉसफेट पढ़ना है। तो मतलब मैं ये कहना का मकसद मेरा ये है कि आप इसको इस नज़रिए से भी देखें कि भाई मॉसफेट हमारी एजुकेशन लाइफ जो हम पढ़ रहे हैं उसका बड़ा इंपॉर्टेंट एक पैरामीटर है, तो हमें सीखना है वो। तो अगर मिसाल के तौर पर आप ना कर सके, टाइम कम हुआ और पेपर भी किसी न किसी तरह हो गया, तो तब भी तो नुकसान तो है ना आप लोगों का। आप कहेंगे सर पेपर तो हो गया, वो तो चलो ठीक है हो गया, किसी तरह निकाल लिया आपने, मगर नुकसान तो हो गया ना, क्योंकि आप मॉसफेट नहीं सीख सके, और वो एक मतलब इम्पॉर्टेंट चीज़ भी है। तो इस नज़रिए से भी आपने इसको देखना है और सीखना है, ठीक है? तो वीडियोस मैं जो भी भेजूँ, नहीं भेजूँ तो याद दिला दें, लेकिन मैं भेजूँ जब तो उसको देखें ज़रूर, और अच्छे तरीके से समझें, और फिर सवालात अपने अपने कलेक्ट कर लें, लिख लें कॉपी पे कि ये वीडियो में था, ये तो मुझे समझ में नहीं आया, सवाल लिख लें। और जैसे ही मैं आऊँ, मैं दोबारा आपको वीडियो ऑन करूँ या जो भी चीज़ चलाऊँ, तो आप फ़ौरन वो सवालात मुझसे बारी बारी पूछना शुरू कर दें, तो ऐसा ज़बरदस्त क्लियर होगा आपको, ठीक है? आपको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं रहेगी, ठीक है? ये बात क्लियर हुई सबको? भाई अब तो मैं सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। यस सर। अच्छा कोई मेरी आवाज़ तो क्लियर आ रही है ना सबको?
जी सब बच्चे बताएं, क्लियर है? जी सर क्लियर है। जी सर बिल्कुल क्लियर है। कोई बच्चा हो जिसको ना समझ आवाज आ रही तो बता दे। अच्छा दूसरी बात, इसमें कोई सवाल जो मैंने बात कही है, कोई कुछ पूछना है आप लोगों ने या आगे चलो? चलिए फिर आगे चलते हैं। अच्छा देखिए, उन लेक्चर्स में आपने, मैंने शुरू में बाइसिंग टेक्निक्स आपको बताई हैं, जो मैंने आपको वीडियो लेक्चर्स भेजे हैं, तो हमारी बाइसिंग टेक्निक्स हमने पढ़ ली थी, एक आखिरी रह गई थी हमारी, कलेक्टर फीडबैक, ठीक है ना? तो वो आप वीडियो में ही देख लीजिएगा, और उसमें जो भी सवाल तो फिर आप कल की क्लास में पूछ लीजिएगा कलेक्टर फीडबैक में। हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जो कि मैंने 3 वीडियोस भेजी हैं आपको। तो आई थिंक पहली 2 में तो बाइसिंग टेक्निक्स है, लेकिन दूसरी का एंड, यानी एंड से दूसरी और तीसरी में एम्पलीफायर स्टार्ट हो रहा है। तो इसलिए 3 वीडियोस को मैंने दोनों नाम रखे थे, बाइसिंग टेक्निक्स और एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर हम आज से एम्पलीफायर स्टार्ट कर रहे हैं अपने इस क्लास से, बीजेटी एम्पलीफायर्स, ताकि हम जल्दी जल्दी खत्म करके मॉसफेट पे जाएं, ठीक है? और आप वो बाइसिंग टेक्निक जो आखिरी है वो आप देख लीजिएगा, और कल उसके क्वेश्चंस आप पूछ लीजिएगा। तो हेडिंग दीजिए बीजेटी एम्पलीफायर्स, मैं लेक्चर भी लगा रहा हूँ। हेडिंग दीजिए बीजेटी एम्पलीफायर्स, के अंदर आप लिखें स्मॉल सिग्नल मॉडलिंग या स्मॉल सिग्नल मॉडल। जी लिख लिया हेडिंग? हेलो जी सर लिख रहे हैं। जी सर। अच्छा अच्छा, इंटरेक्ट करते रहिएगा साथ साथ, बिल्कुल खामोश नहीं हो जाएगा सारे। अच्छा, ये वाला वर्ड आपने पहले सुना हुआ है, स्मॉल सिग्नल मॉडल? मैंने पढ़ाया था कहीं, याद है? जी हाँ सर, डायोड में। बिल्कुल ठीक, वेरी गुड, डायोड में हमने पढ़ा था। अच्छा डायोड में हमने पढ़ा था, और हमने वहां पर स्मॉल सिग्नल मॉडल जब बनाया था, तो अगर आपको याद हो तो हमने कहा था कैपिटल लेटर और कैपिटल सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है डीसी वैल्यू, स्मॉल लेटर स्मॉल सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है एसी वैल्यू, और स्मॉल लेटर और कैपिटल सबस्क्रिप्ट का मतलब होता है कंबाइंड वैल्यू, डीसी प्लस एसी। याद है आप लोगों को? तो ये इस सर्किट को जरा आप गौर से देखें, ये वाला सर्किट, ये कंबाइंड सर्किट बना हुआ है, जिसमें आपके पास ये सप्लाई, ये कौन सी सप्लाई है, डीसी एसी? जल्दी बताएं, टाइम वेस्ट नहीं करें। डीसी है सर। डीसी है, बिल्कुल ठीक। और ये वाली? ये भी डीसी ये है। भी डीसी है। और ये? डीसी। और ये? ये क्या है? कंबाइंड। कंबाइंड है। तो बेसिकली आपने 2 डीसी सोर्सेज लगाई हुई है और एक एसी सोर्स लगाई है, लेकिन सर्किट की वैल्यू जितनी भी आ रही है ना, वो सारी की सारी कंबाइंड वैल्यूज आ रही है। ये तो सोर्सेज हो गई, मगर ये वैल्यू सर्किट की है, तो कंबाइंड लिखा है। ये करंट भी कंबाइंड है, ये करंट भी कंबाइंड है, ये करंट भी कंबाइंड है, ये वोल्टेज भी कंबाइंड है। तो ये वो 6 चीजें नहीं है वही जो हम निकालते रहते, 3 करंट हो गए, है ना? और वोल्टेजेस भी 3 ही है, क्योंकि आपका जो बेसिकली ये वोल्टेज लिखा है ना, ये बेस वोल्टेज है, क्योंकि एमीटर तो 0 है। क्या ख्याल है? एमीटर तो 0 है, और ये वोल्टेज कलेक्टर है, क्योंकि एमीटर तो 0 है, तो इसलिए आपको इस तरीके से। तो 6 चीजें हो गई कि नहीं हुई, बताएं? हेलो जी सर। यार इंटरेक्ट कर लो, वरना फिर हमारा बहुत देर हो जाएगी। साथ साथ आप चलते रहो अपने, मतलब बिल्कुल अटेंटिव होकर लेक्चर ले लो, कोई और कामों में नहीं लगो। मुझे पता है ऑनलाइन में बच्चे बहुत सारी चीजें कर रहे होते हैं, भाई काइंडली यार थोड़ा सा कंसिडर कर लो। अच्छा, अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे, देखें ऐसे तो मैं डायरेक्टली बस बोलता रहूंगा, आप सबके माइक भी ऑफ कर दो, मैं बोलता चला जाऊँ, लेकिन वो क्लास में इंटरेक्शन का माहौल नहीं पैदा होता है। मैं तो अपने तौर पे, आपको पता है, इतनी कोशिश करता हूँ कि जितना इंटरेक्टिव बन सके, कि आप इंटरेक्ट करें। दिल तो चाहता है कि आप बोलते रहें, मैं सुनता रहूँ और मैं गलतियाँ निकालूँ आपकी, क्योंकि ये इंटरेक्शन का सबसे बेहतरीन फार्मूला होता है कि जिसमें बच्चा पहले से पढ़ कर आए, फिर वो लेक्चर दे, टीचर उसकी गलतियाँ निकाले। क्योंकि टीचर सिर्फ लेक्चर देते रहे, बच्चा सुनता रहे, थोड़ी देर सो जाएगा वो, तो ये इंटरेक्शन नहीं होती है। देखो अभी मैं बोल रहा हूँ, सुन रहे हैं आप लोग हैं? जी सर सुन रहे हैं। अच्छा देखिए, अब सबसे पहले आपको क्या करना है, याद रखिएगा, जब भी इस तरह का आपको सर्किट मिलेगा ना, आपको सबसे पहले उसकी डीसी एनालिसिस करनी पड़ेगी। उसकी वजह देखिए, जब आप एम्पलीफायर बनाएंगे, तो एम्पलीफायर बनाकर, यानी एम्पलीफायर के लिए आप उसका मॉडल बनाएंगे, उसको सॉल्व करने के लिए। तो मॉडल जब हम बनाते हैं, तो बेसिकली हम क्या करते हैं, जैसे डायोड में हमने मॉडल बनाया था, तो हम उस चीज़ को रिप्लेस करके कुछ एलिमेंट्स लगाते हैं। तो यहाँ पर भी हम जब एम्पलीफायर बनाएंगे, तो ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके उसके कुछ एलिमेंट्स, कुछ पैरामीटर्स लगाएंगे, और वो एलिमेंट्स या पैरामीटर्स की जो वैल्यूज होंगी वो हमें नहीं मालूम होगी, वो यहाँ से नहीं, डायरेक्टली नहीं, वो तो एक अलग से कुछ हम चीज़ लगा रहे होंगे।
उन पैरामीटर्स की जो वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे, उनकी डेरिवेशन अभी आप देखेंगे, तो जो फार्मूला होगा उसमें डीसी वैल्यूज इस्तेमाल हो रही होंगी। इसका मतलब क्या हुआ सिंपल अल्फाज में, कि जब तक डीसी एनालिसिस आप नहीं करेंगे हम एम्पलीफायर को सॉल्व नहीं कर सकते। ठीक है, तो सबसे पहले आपने हेडिंग देंगे, अभी नहीं, मतलब आपने हेडिंग देनी होती है डीसी एनालिसिस, और डीसी सर्किट बनाएंगे जो कि ये बना हुआ है। इसमें आप एसी को गायब कर देंगे, ये एसी गायब हो गया तो कंबाइंड वैल्यू सारी गायब हो गई, ये सब प्योर एक डीसी सर्किट है। ठीक है, इसको सॉल्व करके आप वो 6 चीजें निकालेंगे और क्यू पॉइंट। तो अब आप कहेंगे सर ये कैसे करूंगा, तो भाई यही तो सीखते रहे हम मिड टू तक, कितना हमने काम किया मिड टू तक, तो ये मिड टू तक का सारा काम यही है कि इन 6 चीजें निकालना, तो वो आप निकालेंगे और उनको आप लिख लेंगे और क्यू पॉइंट लिख लेंगे। उसके बाद हम कंबाइंड सर्किट पर दोबारा आएंगे और हम इसकी एनालिसिस करेंगे, एसी मॉडल लगाएंगे। तो अब पहले मॉडल लगाने से पहले हमें मॉडल डेवलप करना है, तो उसकी थोड़ी सी थ्योरी है, वो हमें आज देखनी है। तो सबसे पहले आप देखें कि आपने ये क्वेश्चन शुरू में जो लिखी है, इन्होंने ये लिखी है क्वेश्चन आपने, IC इक्वल टू IS E VB ओवर VT। जी हाँ सर। ये मैंने पढ़ाई थी आपको मिड टू से पहले, जिसमें ग्राफ बेस का यूं बनाते, याद है आपको? मैंने कहा था IC वर्सेस VB, जिसमें आपने कहा था कि ये करंट को वोल्टेज कंट्रोल कर रहा है, तो वोल्टेज कंट्रोल करंट सोर्स भी कहलाती है, याद है आपको? जी सर। जी सर। तो ये क्वेश्चन ये लिखिए। दूसरी क्वेश्चन उन्होंने एमीटर करंट की लिखी हुई है और बेस करंट की लिखी हुई है। उन्होंने कहा यार कलेक्टर करंट का रिलेशन एमीटर से क्या होता है, हमने कहा IC ओवर अल्फा, और बीटा से क्या होता है, हमने कहा IC ओवर बीटा। तो ये बीटा वाला फॉर्मूला तो आपने देखा है, अल्फा वाला देखा हुआ है फॉर्मूला, क्योंकि अल्फा को मैंने जिक्र कम किया है। नहीं, ये तो पता है ना कि बीटा बराबर होता है IC ओवर जी IB सर, ये के। आपने बताया था। हाँ, IC ओवर IB के बराबर होता है जी बीटा, सर। IC ओवर IB। तो वो तो हमने जी। लिख लिया कि IC किसके बराबर होगा, सॉरी IB किसके बराबर होगा, IC ओवर बीटा, ये रहा। इसी तरह से अल्फा किसके बराबर होता है पता है, IC ओवर IC अपॉन IC अपॉन I। हाँ बिल्कुल ठीक। तो अगर मैं आई की वैल्यू निकालूंगा तो IC ओवर अल्फा होगी ना। जी सर। तो इसका मतलब IC को, IC की डायरेक्ट इक्वेशन है, और IC के थ्रू IE निकल रहा है, IC के थ्रू IB निकल रहा है, और IC के थ्रू ही VC भी निकल रहा है, क्योंकि VC कैसे निकालेंगे, ओम्स लॉ से। तो ओम्स लॉ से जब लगाएंगे तो एंड का फॉर्मूला बनेगा VCC माइनस ICRC, और हम कहते हैं VC और VC दोनों बराबर है क्योंकि एमीटर 0 है, तो ये VCC माइनस ICRC। क्या ख्याल है आपका, सही कह रहा हूँ? ओम्स लॉ से निकलेगा ना ये। तो ये भी IC पर डिपेंड, इसका मतलब IC पर तमाम चीजें डिपेंड कर रही हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकालेंगे कलेक्टर करंट, हेडिंग दीजिए, एंड ट्रांसकंडक्टेंस, ये दोनों बड़े इंपॉर्टेंट पैरामीटर हैं। हेडिंग दीजिए कलेक्टर करंट, ट्रांसकंडक्टेंस, लिख लिया यहाँ तक? अच्छा, जो भी चीज समझ में ना आए, जो भी पॉइंट क्लियर ना हो कि सर ने एक बात कह दी और ये तो मुझे फौरन आपने पूछना है, भाई आप मेहमान नहीं है यहाँ पर, और ना कोई फ्री में पढ़ रहे हैं, मेरे हाल से सभी ने फीस दी होगी। हाँ, अगर कोई फ्री में पढ़ रहा है, फीस नहीं दी, तो बेशक ना पूछे, वो चुप करके बैठा रहे माइक बंद करके। लेकिन भाई जिन लोगों ने फीस दिया वो तो पूछ सकते हैं ना। तो जो कंफ्यूजन हो तो फौरन पूछ लें, मुझे नहीं पता भाई, मैं आपके दिलों में थोड़ी रहता हूँ, मुझे तो नहीं पता चलेगा ना कि आप, अच्छा जब क्लास में होते थे याद करो, मैं आपकी शक्लें देख के बता देता था कि तुम्हें समझ में नहीं आ रहा, पूछो क्या काम है। अभी तो मुझे शक्लें नहीं दिख रही ना, तो अब भाई आप ही बोल सकते हो, वरना फिर मैं कुछ नहीं कर सकता। तो पूछ लेना सवाल, ठीक है? ओके सर। जी सर। हेडिंग लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। अच्छा, अब जल्दी से हम चलते हैं। देखें, सबसे पहले हमने कहा कि कंबाइंड वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं वो इन दोनों के सम के बराबर होगा, ये लिखा हुआ है, सही है? ये बात सही है? यस। ये DC है, ये AC है, और ये कंबाइंड है DC प्लस AC, तो ये बात सही हो गई ना? अब हम इस करंट को निकालते हैं, ये कौन सा करंट है बताएं, DC है कि AC के कंबाइंड है? कंबाइंड है, बिल्कुल ठीक। तो कंबाइंड को मैं अगर लगाऊंगा तो फार्मूला तो ये DC का दिया हुआ है, तो मुझे पता है इस फार्मूले में क्या चेंज आएगा, क्या IS चेंज होगा? ये तो कांस्टेंट है, ये तो चेंज नहीं होगा। क्या VT चेंज होगा? ये भी कांस्टेंट है, नहीं चेंज होगा। तो फिर चेंज कौन होगा? नहीं सर। तो क्या ये फार्मूला बनेगा IC इक्वल्स टू E VBE ओवर VT, ये बस इतना देखें आप, इतना देखें सर, क्या ये चीज बनेगी बताएं? अगर यहाँ कंबाइंड रखूंगा तो ये भी कंबाइंड बन गया ना कि नहीं बना? और इस कंबाइंड की वैल्यू इसके बराबर है, अगर सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या ये चीज बन जाएगी जो आगे लिखी हुई है, VB की जगह पर VBE प्लस VBE। जी। अच्छा, आप लोग एक बात जानते हैं कि अगर लिखा हो e की पावर x प्लस वाई, तो इसको हम लिख सकते हैं e की पावर x इंटू e की पावर y, बताओ?
ये लिख सकता हूँ मैं? जी सर, ये जी सर लिख सकते हैं। ये तो पता होगा ना सबको मेरे हाल से, है ना? जी सर पता है। तो यही काम हमने यहाँ किया है कि e की पावर ये जो सम है इसको अलग अलग लिख लिया। जरा चेक करें। जरा चेक करें। जी ठीक है? सर, जी सर, जी सर, ऐसा ही है। अच्छा, अब एक बात बताइए, ये जो ये चीज लिखी है, बताइए ये कुछ ये कहीं देखी है आपने ये चीज? ये आईसी है। बिल्कुल ठीक, ये लिखा ना ऊपर, ये चीज ये रही, ये पहली पहली क्वेश्चन यही तो है। क्या ख्याल है? इसका मतलब ये कि ये प्योर डीसी करंट है ना? सही है? तो जी अगर सर। अगर मैं इसको रिप्लेस कर दूं तो इक्वेशन क्या बनेगी? कंबाइंड वैल्यू इक्वल टू प्योर डीसी इनटू ई वीबी ओवर वीटी। तो अगले पेज पे चलते हैं, क्या ये बन जाएगा? देखें। अच्छा, इसके बाद हम जी अगर सर। इसको खोलें तो टेलर्स थ्योरम के अकॉर्डिंग ये आपने पढ़ा ही होगा कि e की पावर x किसके बराबर होती है? एक काम करता हूँ, इसको मैं ना इससे लिख लेता हूँ, ज्यादा साइंस लिखेगा। e की पावर x किसके बराबर होती है टेलर सर थ्योरम के टेलर अकॉर्डिंग? थ्योरम नहीं पढ़ा हमने। नहीं पढ़ा? ये नहीं पढ़ा? 1 नहीं प्लस सर। एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 फैक्टोरियल, ये नहीं पढ़ा हुआ? प्लस, नहीं सर। अच्छा खैर ये होता है एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स 4 अपॉन, समझ रहे हैं ना आप लोग, 4 फैक्टोरियल प्लस सो ऑन, यही होगा ना? आगे चले जाएंगे, ये इन्फिनिटी तक जा रहा है। तो ये आपके पास होती है। अब अगर मैं इसको इसके अकॉर्डिंग खोलूं तो, लेकिन मेरे पास ये है स्मॉल सिग्नल। तो स्मॉल सिग्नल का मतलब क्या होता है? ये लिखा है स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन। देखिए सिग्नल तो आप ये अप्लाई कर रहे हैं ना, वीवी भाई, स्मॉल सिग्नल तो वीवी अप्लाई कर रहे हैं ना। तो स्मॉल सिग्नल का मतलब वो होता है कि वो सिग्नल जो वीटी से काफी ज्यादा छोटा हो, मच मच लेस देन, ये कहता है स्मॉल सिग्नल। तो अगर वीबी से काफी ज्यादा छोटा है तो देखें यहाँ पर जो एक्स इस्तेमाल हो रहा है, बेसिकली एक्स क्या है? वीबी ओवर वीटी, यही है ना एक्स। तो अगर वीबीई वीटी से काफी छोटा है तो जब मैं इसको स्क्वायर करूंगा तो ये तो मजीद वैल्यू छोटी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? और उसको 2 के फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा तो ये बहुत ज्यादा छोटी हो जाएगी। और जब मैं इसका क्यूब करूंगा तो ये तो बहुत और ज्यादा छोटी हो जाएगी। और 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करूंगा, इसका मतलब ये कि मैं यहाँ से ऑनवर्ड जितना आगे जाऊंगा उतनी वैल्यू बहुत ज्यादा छोटी होती चली जाएगी। क्या ख्याल है आपका? जी सर। तो इन तमाम वैल्यूज को फिर मैं अप्रोक्सीमेशन के लिए इग्नोर कर दूंगा। क्या कर दूंगा? इग्नोर। तो हम कहते हैं कि वी में अप्रोक्सीमेट, तो हम क्या कहेंगे कि भाई ये क्वेश्चन बनेगी, देखें आईसी इक्वल की जगह पे हमने साइन लगा दिया अप्रोक्सीमेशन का, ये आईसी एज आ गया। और इसको हमने सिर्फ ये चीजें ले ली, ये दो पहले दो पैरामीटर ले लिए, बाकी सबको यानी स्क्वायर और क्यूब पावर एंड ऑनवर्ड पावर्स को हमने इग्नोर कर दिया। तो 1 प्लस एक्स अगर लिखा हो तो वो क्या लिखा होगा? 1 प्लस वीबी ओवर वीटी, वो ये लिखा होगा। क्या ख्याल है आपका? तो ये एक अप्रोक्सीमेशन है, इसी को कहते हैं स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन। ये लिखा हुआ है यहाँ पर, ऐसे बनाता हूँ, ये कहलाती है स्मॉल सिग्नल अप्रोक्सीमेशन। जी भाई, यहाँ तक क्लियर बात? कोई सवाल? कोई सवाल? अब अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये बन जाएगा आईसी और ये बन जाएगा आईसी वीबी ओवर वीटी, बन जाएगा। ठीक है जी सर। कंबाइंड करंट किसके बराबर होता है? डीसी करंट प्लस एसी करंट। तो अगर मैं कंपेयर करूं ये इक्वेशन, ये कंबाइंड है, हाँ कंबाइंड है, ये डीसी करंट है, हाँ डीसी करंट है, तो ऑब्वियसली फिर ये क्या चीज होनी चाहिए? एसी करंट होना चाहिए। क्या ख्याल है आपका? सर ये दोबारा बताइएगा। देखें आप बताएं कि मैं इक्वेशन लिखता हूँ, एक बार बताएं। ये करंट है, कंबाइंड करंट लिखा मैंने, ये बराबर होगा डीसी प्लस एसी। क्या ख्याल है आपका? सही लिखा मैंने? जी। कंबाइंड बराबर है डीसी प्लस एसी। तो अगर मैं इसको इससे कंपेयर करूं तो ये कंबाइंड है, ये कंबाइंड है, आप कहेंगे ओके सर। जी। ये डीसी है, ये डीसी है, ओके सर। तो ये एसी है, तो ये जाहिर सी बात है फिर एसी होगा ये। जी। तो यही उन्होंने कहा कि फिर हम इसको इक्वेट कर देते हैं, ये इक्वेट कर दिया उन्होंने। ये एसी करंट बराबर है आईसी ओवर वीटी इनटू वीबी। आई बात समझ में? तो ये क्या हुआ? डीसी करंट एसी, सॉरी एसी करंट इक्वेट हो गया। तो बेसिकली मैंने एसी करंट की वैल्यू निकाली जो कि डायरेक्टली सर्किट में कहीं दिया हुआ ही नहीं था। जरा देखें सर्किट में, मैं सर्किट अगर लगाऊं तो सर्किट में क्या है?
ये देखें कंबाइंड वैल्यूज दी हुई है या डीसी वैल्यूज दी हुई है, एसी तो दी भी नहीं ना, ये डीसी का वैल्यू दी है, कंबाइंड वैल्यूज है, एसी वैल्यूज तो नहीं है, लेकिन हमने एसी वैल्यू ड्राइव करके निकाल ली। किसके बराबर आ रही है? आईसी ओवर वीटी इनटू वीबी। यहां तक क्लियर बात सबको? जल्दी से बताओ। जी सर। अच्छा आप एक बात बताओ, मुझे बताओ कि अगर मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूं, आईसी के नीचे वीबी ले जाऊं तो दूसरी तरफ क्या आएगा? बताएं जल्दी से। बताएं क्या आएगा, जल्दी से बताएं। ये यहाँ ले जाऊं तो बल्कि आगे तो वही वो वहां तो वही रह जाएगा ना, बल्कि आएगा क्या? वही रह जाएगा आईसी और वीटी, है ना? जी आईसी अपॉन। अब आप मुझे बस ये बता दें कि ये जो चीज है ये क्या बन रहा है? आईसी ओवर वीटी ये है करंट अपॉन वोल्टेज, एम्पियर पर वोल्ट। ये क्या चीज होती है करंट अपॉन वोल्टेज? जल्दी से बताइए। करंट अपॉन वोल्टेज नहीं पता? रेजिस्टेंस सर कंडक्टेंस। कंडक्टेंस। कंडक्टेंस रेजिस्टेंस कैसे होगी यार? वो तो वोल्ट पर एम्प होती है ना, ये एम्प पर वोल्ट है। कंडक्टेंस बिल्कुल सही। अच्छा बताए कंडक्टेंस का सिंबल क्या होता है? मोहो या अरे यूनिट नहीं पूछ रहा हूँ, मोवनी सिंबल। जी सर उल्टा वो ओम का जो होता है। अबे यूनिट का सिंबल नहीं पूछ रहा हूँ, कंडक्टेंस का सिंबल पूछ रहा हूँ, अल्लाह के बंदे। मो होता है ना। अबे यार तुम लोग कैसे हो जी होता है सर। भाई? रेजिस्टेंस का सिंबल क्या है? ओम से। अबे यूनिट है वो, आर है, आर है रेजिस्टेंस का सिंबल। आर है सर। रेजिस्टेंस का यार सी आ तो गया, यार सी। अबे बस एक मिनट रुक जाओ, मुझे लग रहा है मैं 9th मैट्रिक पढ़ा रहा हूँ तुम अरे लोगों को। के होता है शायद। अरे सुन तो लो, तो रो है, रो सर, रो है तो रो है। बात ही सुन रहा है मेरी, कोई बोले जा रहे हैं, वैसे बोलते नहीं भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि रेजिस्टेंस का सिंबल आर होता है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओम होता है, ओम का सिंबल ये होता है। समझ रहे हैं बात? तो मैं आपसे यहाँ पे सिर्फ कंडक्टेंस का सिंबल पूछ रहा हूँ, उसके यूनिट का सिंबल नहीं पूछ रहा हूँ कि मुझे मो बता रहे हैं। सर जी होता है मेरे ख्याल में। जी होता है, जी जी जी, वेरी गुड। जी होता है, मगर जी जो हम इस्तेमाल करते हैं वो कैपिटल होता है, मगर ये चूंकि एसी वैल्यूज है तो हम यहाँ पे कौन सा इस्तेमाल करेंगे? स्मॉल। और ये इसको एक और बात बता दूं, ये ट्रांसफर भी हो रहा है। ट्रांसफर कैसे हो रहा है बताएं? कलेक्टर करंट आउटपुट नहीं है क्या? और ये वोल्टेज इनपुट नहीं है क्या? ये अभी तो हमने देखा था, जो हमने कर्व बनाया था ट्रांसफर कर्व, याद है? आईसी वर्सेस वीबी का। भाई ट्रांसफर कर्व बनाया था ना, आईसी वर्सेस वीबी। इनपुट भाई ये आपका आउटपुट करंट जी है, सर। ये आपका इनपुट है, तो इसको ट्रांसफर भी कहते हैं। तो इस कंडक्टेंस को सिर्फ हम कंडक्टेंस नहीं कहते हैं बल्कि ट्रांस कंडक्टेंस कहते हैं, तो उसको रिप्रेजेंट हम जीएम से करते हैं। तो ये है जीएम, इसको जीएम लिख लीजिए। तो ट्रांस कंडक्टेंस इज जीएम, और जीएम की वैल्यू क्या है वो ये लिखी हुई है। जीएम की वैल्यू क्या है? आईसी ओवर वीटी। जीएम की वैल्यू क्या है इसको नोट कर लें, आईसी ओवर वीटी। तो हमने जो हेडिंग की थी उसमें हमने कहा था कलेक्टर करंट निकालेंगे और ट्रांस कंडक्टेंस निकालेंगे, तो हमने दोनों चीजें निकाल ली। ये कलेक्टर करंट की इक्वेशन आ गई 5.85 ये, और ये ट्रांस कंडक्टेंस की इक्वेशन आ गई जीएम इक्वल्स टू आईसी ओवर वीटी। अब ये जो जीएम होता है याद रखें, ये एम्पलीफायर का बहुत ही इंपॉर्टेंट पैरामीटर है, बहुत इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, और जितने बाकी पैरामीटर्स हैं वो जीएम के थ्रू निकलेंगे। अब आप जरा गौर करें जीएम खुद कैसे निकलेगा? आप कहेंगे सर आईसी और वीटी से। तो वीटी तो कांस्टेंट है, चले ठीक है 25 मिली, मगर आईसी ये कहां से आएगा? ये तो डीसी एनालिसिस करनी पड़ेगी ना आपको, वो 6 चीजें निकालनी पड़ेंगी, क्यू पॉइंट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो क्यू पॉइंट का एक मेंबर है ना ये आईसी, बोले तो इसका इसीलिए तो क्यू पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि हम वहां से आईसी निकालेंगे फिर हम जीएम निकालेंगे। यहां तक सबको क्लियर हो गई बात? यस सर। तो जरा आगे चलते हैं, जरा इसको देखते हैं, उन्होंने देखें ड्राइव क्या है। आईसी इक्वल टू जीएम वीबी। जीएम क्या है? ट्रांस कंडक्टेंस, और जीएम के लिए है आईसी ओवर वीटी। ठीक है, यहां तक लिख लिया आप लोगों ने? यस सर। ये देखिए ये ग्राफ बनाया भाई, आईसी वर्सेस वीबी का ग्राफ है, कंबाइंड वैल्यूज नहीं है, आईसी कंबाइंड है, वीबी भी कंबाइंड है, ये इसका ग्राफ बन रहा है। अब इस ग्राफ के ऊपर देखिए, ये ग्राफ तो एक वो है, स्ट्रेट लाइन तो नहीं है, क्या कहते हैं इसको? कर्व है। कर्व पर स्लोप तो बदलता रहेगा ना। तो जिस पॉइंट पर आईसी है, आईसी तो एक फिक्स पॉइंट है ना डीसी, तो ये जिस पॉइंट पर आईसी आ रहा है उसको हम क्यू पॉइंट कहते हैं। क्यू पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट था, याद करें आप, ये क्यू पॉइंट है जिसका एक मेंबर आईसी है, दूसरा मेंबर क्या है? वीबीई। तो ये क्यू पॉइंट जो है यहाँ पर इस पॉइंट पर जो आप स्लोप लेंगे, इस पॉइंट का जो स्लोप है दैट इज कॉल्ड जीएम। अच्छा ये सारी कनेक्टेड बातें हैं, ये तो याद है ना आपको, आई वी कर्व कोई भी बनाए उसका स्लोप क्या कहलाता है?
आईवी कर्व का स्लोप क्या कहलाता है बताएं? रेजिस्टेंस। गलत। आईवी कर्व का स्लोप होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। मोगनी क्या हो गया यार तुम्हें? कंडक्टेंस कहलाता है। 1 अपॉन सॉरी क्या लिख दिया मैंने ये? इसका स्लोप होता है 1 अपॉन रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस होगा सर। हाँ तो वो कंडक्टेंस हुआ ना। 1 अपॉन रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है? कंडक्टेंस। भाई ये स्लोप क्या होता है? डेल वाई अपॉन डेल एक्स नहीं होता मोगनी? बताओ। यस सर। डेल वाई अपॉन डेल एक्स होता है तो वाई क्या है यहाँ पर? करंट। और ये क्या है? एक्स क्या है? वोल्टेज। तो करंट अपॉन वोल्टेज तो कंडक्टेंस हुई ना, रेजिस्टेंस कैसे हुई? सही है। यस सर ठीक है। तो इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ कि इस पॉइंट पर जो स्लोप है वो कंडक्टेंस है, लेकिन कौन सी? ट्रांस कंडक्टेंस। क्यों? क्योंकि ये आउटपुट वर्सेस इनपुट है, तो ट्रांसफर कंडक्टेंस तो जीएम है, ये स्लोप है यहाँ पर। यहाँ तक क्लियर बात? तो एक पैरामीटर हमने फाइंड आउट कर लिया, ट्रांस कंडक्टेंस। Yes, इट्स sir. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट हेडिंग दीजिए, बेस करंट एंड इनपुट रेजिस्टेंस एट बेस। अब हम बेस करंट निकालेंगे और बेस पर रेजिस्टेंस निकालेंगे। दो काम करने हैं, दो काम करने हैं, बेस पर करंट और बेस की रेजिस्टेंस। अब हम जल्दी से कर लेते हैं। ये बताइए, ये वाला फॉर्मूला तो सब जानते हैं ना, IB इक्वल टू IC ओवर बीटा। बताइए। जी सर। जी सर। तो ये हमने चूंकि कंबाइंड वैल्यू लिखी है, तो ये भी कंबाइंड वैल्यू है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं कंबाइंड को, IC ओवर बीटा प्लस ये लिख सकता हूं? पहले बताओ। आप कहेंगे सर ये कहां से आ गया, है ना? ये कहेंगे ना। सर वो आपने आईसी में सब्स्टिट्यूट कर दिया है ना। भाई ये चीज होती है, पहले बताएं। जी सर। अच्छा, इसको हम ऐसे लेके चल रहे हैं कि यहाँ पर आप इक्वल का साइन लगाएं और इसकी जगह पे अगर हम ये लिख लें तो कोई एतराज? और अगर इसकी जगह पे हम ये लिख लें, कोई एतराज? भाई लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ? जी सर लिख सकते जी हैं। सर लिख सकते ये हैं। डीसी करंट है, ये डीसी करंट अपॉन बीटा है, ये एसी करंट है, ये एसी करंट अपॉन बीटा। तो ये हमने यही लिखा है, डीसी करंट अपॉन बीटा और ये एसी करंट अपॉन बीटा है। लेकिन ये सब कहां से आ गया? तो ये एसी करंट की वैल्यूज है। कहां से आई? अभी निकाली हमने। ये नहीं, एसी करंट बराबर होता है आईसी अपॉन वीटी इंटू वीबी। तो यही लिखा हुआ है यहाँ पर, आईसी अपॉन वीटी इंटू वीबी डिवाइड बाय बीटा। तो ये हमने इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी यहाँ पर। दैट्स इट। सही है। आईसी वैल्यू क्या है? आईसी ओवर वीटी इंटू वीबी। जी वो सर। सब्स्टिट्यूट करें तो ये चीज बनेगी कि नहीं बनेगी? भाई यहाँ तो कोई सवाल किसी का? नहीं सर समझ आ गया। अच्छा, नो सर। अब वो ये यही बात कह रहे हैं कि इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लो। कंबाइंड वैल्यू, ये डीसी करंट बिल्कुल सही है, डीसी करंट, तो ये फिर पूरा एसी करंट होगा ना? बताएं। यस सर। तो इन्होंने कहा ये एसी करंट हमने निकाल लिया। सिंपल। IB बराबर है 1 अपॉन बीटा IC ओवर VT इंटू VB। यहाँ तक क्लियर बात सबको? जल्दी से बताइए। जी सर। अच्छा, ये बताएं, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि ये IB जो है, अगर मैं ऐसे लिख दूं IB, आप बताएंगे मुझे सब लोग, क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ? 1 ओवर बीटा को अलग कर लेता हूँ, ठीक है, इनटू ये लिख सकता हूँ मैं GM इनटू VB। बताइए। जी सर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि GM किसके बराबर होता है? IC ओवर VT के। आईसी अपॉन वीटी के। यहाँ तक क्लियर बात? जी सर। अगर मैं कहूँ आपसे कि यार ये बना लो VB ओवर IB, ये मैं क्यों बना रहा हूँ? देखें, आपसे कहा गया है इनपुट रेजिस्टेंस एट बेस निकालो। तो याद रखो, कहीं पर भी जो रेजिस्टेंस होती है वो वहां का वोल्टेज डिवाइड बाय वहां का करंट होता है। रेजिस्टेंस यही होती है ना, वोल्टेज अपॉन करंट। तो बेस की रेजिस्टेंस निकालनी है तो बेस का वोल्टेज VBE और बेस का करंट IB, ये होगी वो इनपुट रेजिस्टेंस। और इसका सिंबल, एक खास सिंबल इस्तेमाल होता है, दैट इज कॉल्ड R पाई। क्या इस्तेमाल होता है? R पाई। हेलो जी ये सर। पाई सर, ये पाई सब्सक्रिप्ट में है। यार, अभी वो हाँ सब्स्टिट्यूट, अभी आगे वो सिंबल आएंगे ना, ये तो मैं ऐसे लिख रहा हूँ। R पाई ये बराबर किसके होगा? बताइए किसके बराबर आएगा R पाई? है किसके बराबर होगा? ये क्या इसके बराबर होगा? आप बताएं। GM ओवर बीटा, नहीं उल्टा बोल दिया मैं शायद, बीटा ओवर GM होगा। बीटा ओवर GM क्या कहते हैं आप? भाई ये अगर करंट इसके नीचे चला जाएगा, VB के नीचे, तो GM जो है वो इधर नीचे चला जाएगा और बीटा ऊपर चला जाएगा, तो बीटा और GM बनेगा कि नहीं बनेगा?
जी सर। तो ये देखते हैं आगे हम, देखें यही किया हुआ उन्होंने। IB बराबर है GM अपॉन बीटा VB, और VB जब यहाँ जाएगा IB आ जाएगा, तो ये है R पाई। मुगनी देख लो R पाई दिख रहा है आपको? जी सर। तो R पाई की वैल्यू नहीं, बीटा ओवर GM आ गई, इसको बॉक्स कर लिया। R पाई बराबर है बीटा ओवर GM। ये सेकंड पैरामीटर निकल आया। पहला पैरामीटर कौन सा निकाला आपने? GM। दूसरा पैरामीटर कौन सा निकाला आपने? R पाई। तो अब जरा गौर करें, R पाई तो खुद किस पे डिपेंड कर रहा है? GM पर। इसका मतलब ये कि अगर R पाई निकालना है तो आपको GM चाहिए, क्योंकि बीटा तो कांस्टेंट है। और अगर GM निकालना है तो आपको क्या चाहिए? IC चाहिए। और अगर IC निकालना है तो क्या चाहिए आपको? DC एनालिसिस चाहिए, यानी वो काम जो हम मिड टू तक करते रहे। तो DC सर्किट्स कितने इंपॉर्टेंट है, जब तक वो नहीं करेंगे आप एम्पलीफायर बना ही नहीं सकते। इसके दो पैरामीटर निकाले, दोनों किस पे डिपेंड करें? DC वैल्यूज पर। क्लियर? जी सर। अच्छा, उसके बाद उन्होंने लिखा है R पाई VT ओवर IB भी होता है, पता है? ये तो आसान है, समझ में आ रहा है? GM की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो तो क्या ये बनेगा? बताइए। जल्दी से बता दो भाई, ये चीज बनेगी? नहीं समझ आया तो पूछ लो ना। सर आगे समझ में। कैसे बताओ, समझाओ। सर वो इन्होंने जो है ना GM की जगह पे पहले IC अपॉन VT डाला था, तो VT जो है ऊपर न्यूमरेटर में चला जाएगा। बिल्कुल उसके सही। बाद IC की जगह पर हम IB अपॉन वो डाल देंगे, बीटा। हाँ तो नहीं बीटा से मतलब बीटा फिर कैंसिल हो। बिल्कुल सही, यहाँ पे सही कह रही है। IC और VT होगा, VT ऊपर चला जाएगा, और IC होता है बीटा IB, तो बीटा से बीटा कट जाएगा, IB बच जाएगा। सिंपल, VT और IB। खैर ये चीज उन्होंने वैसी लिखी है कि ये फार्मूला भी बन सकता है। आप बस एक ही फार्मूला आप याद कर लें, बीटा और GM। बाकी सारे याद करने की जरूरत नहीं है, वो तो निकल सकते हैं ना, ऐसे तो और भी निकाल सकते हैं हम, क्या ख्याल है? तो बस ये याद कर लें, बीटा और GM। थर्ड हेडिंग दीजिए, ये आखिरी पैरामीटर निकलेगा, एमीटर करंट। अच्छा देखो, हमने सबसे पहले काम किससे किया था, जरा गौर करें। पहला काम किस पर किया बताएं? कलेक्टर करंट। और क्या निकाला? ट्रांसकंडक्टेंस। दूसरा काम हमने किस पर किया? बेस करंट। और क्या निकाला? बेस पर रेजिस्टेंस। तो दोनों करंट पे काम करते हो, तो जाहिर है तीसरा काम किस पे करेंगे? तीसरा करंट, एमीटर करंट। और क्या निकालेंगे? रेजिस्टेंस एट एमीटर। तो लिख लीजिए एमीटर करंट और इनपुट रेजिस्टेंस एट एमीटर। जी लिख लिया हेडिंग? जी सर। ओके। अब यहाँ पर टोटल करंट एमीटर करंट है, तो एमीटर करंट की इक्वेशन तो आप सब जानते हैं कि IC ओवर अल्फा। तो बस वही सब्स्टिट्यूट, ये बहुत आसान है। देखिए एमीटर करंट बराबर है IC ओवर अल्फा। ये कंबाइंड वैल्यू है, ये भी कंबाइंड वैल्यू है, दोनों कंबाइंड वैल्यूज है। ठीक है, ये भी कंबाइंड है, ये भी कंबाइंड है। इस कंबाइंड को अगर मैं तोड़ दूं तो ये क्या बनेगा? DC प्लस AC। ठीक है, जी सर। तो ये DC है तो DC के बराबर होगा, ये कंबाइंड है तो कंबाइंड के बराबर होगा, ये AC है तो AC के बराबर होगा। इसका मतलब AC करंट क्या है? I E छोटा ई, ये AC करंट किसके बराबर आएगा? IC छोटा c अपॉन अल्फा। ठीक है, ये लिखा हुआ। क्लियर बात यहां तक? यहां तक यस क्लियर? सर। इसके बाद एक मिनट, इसके बाद ये हेलो, आवाज आ रही है आप लोगों को? हेलो, जी जी सर सर। आ रही है आवाज। मैं ये कह रहा था कि ये यहां तक क्लियर है बात? जी सर क्लियर है। अच्छा, IC की क्वेश्चन सब्स्टिट्यूट कर दी, और वो क्या थी? IC और VT इंटू VB, अभी देखी थी ना पीछे। जी। तो ये अगर आप सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये चीज बन जाएगी IC ओवर VT इंटू VBE, और IC ओवर अल्फा बराबर होगा IE के। तो ये क्वेश्चन बन जाएगी। यहां तक बताएं, क्लियर बात आखिरी तक? जी सर क्लियर है।
अच्छा, अब आप ये देखें इनपुट रेजिस्टेंस एमीटर पे निकालना है, तो यहाँ पर भी आप वही करेंगे कि VBE अपॉन IE करेंगे, क्योंकि आप ये वोल्टेज और ये करंट ये बराबर होगा इनपुट रेजिस्टेंस एट एमीटर, इसको हम RE कहते हैं। ये देखें RE बराबर है VBE ओवर IE, VBE ओवर IE, दैट इज कॉल्ड एमीटर रेजिस्टेंस। और यहाँ पर अगर मैं निकालूं तो IE को अगर मैं इसके नीचे ले जाऊं तो ये बनेगा VT इधर जाएगा और IE इसके नीचे आ जाएगा, तो VT ओवर IE बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड एमीटर रेजिस्टेंस, VT ओवर IE, VT ओवर IE। जी यहां तक नोट कर लिया? बताइए। जी सर। अच्छा, अब मुझे चाहिए, देखो मैंने एक बात सोची, मैंने कहा यार हमने GM निकाला, फिर R पाई भी GM की टर्म्स में आया, तो इसको भी GM की टर्म्स में लिखे ताकि एक जैसी सिमिलैरिटी हो जाए। तो बताएं कैसे लिखूं GM की टर्म्स में? ये बताएं GM का फॉर्मूला क्या है? IC अपॉन VT। IC ओवर VT। VT। तो VT तो यहाँ दिया हुआ है ना, तो VT किसके बराबर होगा बताएं? IC अपॉन GM। बिल्कुल सही, वेरी गुड, IC अपॉन GM। अगर मैं यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दूं तो ये क्या बनेगा बताएं? आप कहेंगे सर ये बनेगा IC अपॉन IE GM। एक मिनट क्या, IC, हाँ सही कह रही है, IC अपॉन IE GM। IC अपॉन IE अल्फा नहीं होता? जी सर, अल्फा होता है, तो RE अल्फा बराबर GM है चलेगा। अल्फा ओवर GM, लिख दूं मैं? जी लिख सकता सर। हूँ? IC और I तो अल्फा है, तो अल्फा और GM लिख सकता हूँ? जी। अच्छा, तो देख लेते हैं जरा नेक्स्ट में ये क्या लिखा है, R इक्वल्स टू अल्फा ओवर GM लिखा है ना? बताइए। यस सर। अच्छा, अब आप देखें कि इसमें वो कह रहे हैं अप्रोक्सीमेटली 1/GM, क्योंकि लेकिन ये करने की जरूरत नहीं है, बस अल्फा ओवर GM, क्योंकि अल्फा हम निकाल सकते हैं ना, अल्फा क्या होता है, बीटा अपॉन बीटा प्लस 1। तो बीटा तो आपको दिया होगा ना, या 100 लेंगे आप, देखिए अगर दिया होगा तो ठीक है, नहीं दिया तो 100 लेंगे। तो अगर बीटा की वैल्यू आपको मालूम है, और वो हर सूरत में मालूम होगी, जैसे मैं बता चुका ना कि या तो दी होगी तो मालूम है, और अगर नहीं दी तो 100 ले लेंगे तो भी मालूम है। तो उसको आप क्या करेंगे, बीटा अपॉन बीटा प्लस 1 करेंगे तो अल्फा आ जाएगा। तो अल्फा भी मालूम ही है ना एक तरह से, तो 1 करने की क्या जरूरत है, तो आप अल्फा ओवर GM करेंगे, निकाल लेंगे। तो ये 3 पैरामीटर्स आ गए। तो पहला पैरामीटर GM था जो कि IC पे डिपेंडेंट है, दूसरा पैरामीटर R पाई है जो कि खुद GM पे डिपेंडेंट है, और तीसरा पैरामीटर RE है वो भी GM पे डिपेंडेंट है। तो यानी ये सारी चीजें जा रही हैं IC के ऊपर, और IC क्या है, Q पॉइंट, जो कि DC एनालिसिस से निकलेगा। यहां तक क्लियर बात सबको? यस सर। अच्छा अच्छा, इसके बाद वोल्टेज गेन है, ये मैंने यहीं तक काम करवाया सेक्शन बी में, तो उनको कहा था इसकी वीडियो आप देख लीजिएगा। तो अभी मेरे पास टाइम है थोड़ा सा, मैं आपको ये करवा देता हूँ, फिर यहाँ तक की वीडियो देख लीजिएगा। वोल्टेज गेन तक की एम्पलीफायर हम कल स्टार्ट करेंगे, और कल हम एक लंबी क्लास ले लेंगे। तो मैं सोच रहा हूँ कल कंबाइंड क्लास लेता हूँ मैं दोनों सेक्शंस की, ठीक है? तो एक थोड़ी सी लंबी क्लास हो जाएगी, वो मैं एम्पलीफायर करवाना चाह रहा हूँ कल की क्लास में। ये बताएं आप लोग, सेक्शन ए जवेरिया, जी सर। कल आप लोगों के टाइम टेबल में क्या क्या है? 9 से 9:50 पर MVC है ना? जी। और 9:50 से 10:40 तक EDC है, और 10:40 के बाद क्या है? DE की क्लासेस सर हमारी नहीं। नहीं, आप अपनी बताएं ना। सर आप कुछ भी नहीं सर, कुछ नहीं है कुछ ना? भी नहीं सर, फारिग हैं। अरे वही तो कह रहा हूँ, तो इसका ना 9:50 से हम थोड़ी सी लंबी क्लास सर कर कुछ सकते भी हैं। नहीं है। तो हम थोड़ी सी लंबी कर सकते हैं ना, हम 11 तक ले लेंगे क्लास, ठीक है ना? जी सर। तो 10-15 मिनट ना ज्यादा कर लेते हैं। अच्छा, जी। और सेक्शन बी का भी देख लेता हूँ। सेक्शन बी का एडीसी के बाद उनकी भी डिफरेंशियल, यानी कुछ नहीं है उनका भी, बल्कि उनका बाद नहीं देखना, कुछ उनका भी पहले नहीं है देखना है, सर। उनका पहले देखना है, उनका पहले उनकी डिफरेंशियल है उनकी सर 9:50 DE से। की तो क्लास है नहीं हमारी 19 हाँ के हाँ वाले हाँ, की। तो बस सही है, कल फिर हम 9:50 पे दोनों सेक्शन की कंबाइंड स्टार्ट कर लेते हैं, ठीक है ना?